हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका क्लास 11-12 कंबाइंड कंप्यूटर साइंस सीरीज में। आज हमारी सीरीज की सेकंड क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11 चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े वो आप लोगों को समझ आए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पिंग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस, सारी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते जाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 2। चैप्टर 1 के पार्ट 2 में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 के पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था वो था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशंस के बाद हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स थे वो इंडिपेंडेंटली कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है मेमोरी और सीपीयू के बीच। मेमोरी कितने टाइप की होती है, मेमोरी की यूनिट्स क्या होती है। ये सब वो टॉपिक्स थे जो हमने पार्ट 1 में कवर किए। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे माइक्रो प्रोसेसर, जो कि इसका फर्स्ट टॉपिक है। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर के नेम से ही हमें समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा और प्रोसेसर जो सारा डेटा और वर्क, टास्क, एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम सब परफॉर्म करे। एक छोटे से प्लेस पे ये सारा वर्क परफॉर्म हो रहा है, उसको हम कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में भी पढ़ा था, सीपीयू जो है उस पर बहुत सारे इंटीग्रेशंस हुए। जो रीसेंट इंटीग्रेशन हमारे पास है वो है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI, जिसमें हम एक इंटीग्रेटेड चिप बनाते हैं और उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट इंटीग्रेट करते हैं जो एज अ प्रोसेसर और सीपीयू वर्क करता है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हमें पता चल गया कि कैसे क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज रजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स। ये तीन कंपोनेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स उसमें इंटीग्रेट होते हैं और वर्क करते हैं अकॉर्डिंगली एंड कंबाइनली। उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर्स इवॉल्व कैसे हुए, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उनके इंटीग्रेशंस हुई और कैसे करंट जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स वर्क कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर्स की थी वो थी 1971 टू 73, जिसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ था। इंटीग्रेशन तो हुआ था बट लार्ज नंबर पे। वर्ड साइज उस टाइम पे हम यूज करते थे 4 to 8 बिट। मैक्सिमम मेमोरी साइज उस टाइम पे था 1 KB। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि जितनी की हमारी अब एक PDF भी नहीं होती, उससे छोटा मेमोरी साइज हम उस टाइम पे यूज करते थे, वो भी मैक्सिमम मेमोरी साइज। तो इंटीग्रेशन कितना एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ गया है, जिससे हम आज के टाइम में कंप्यूटर्स को यूज कर पा रहे हैं। उनका एग्जीक्यूशन, मेमोरी स्टोरेज, नंबर ऑफ टाइम, एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो ये टेबल में बस हमें यही बताया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर्स के जनरेशन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे धीरे धीरे वो और बेटर बने, कैसे इंटीग्रेशंस और लार्ज होते गए। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ड साइज। वर्ड साइज क्या होता है? वर्ड साइज होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स। हमने पढ़ा था बिट्स क्या होती हैं। बिट्स होती हैं 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। उस 0 और 1 की फॉर्म को हम कहते हैं बिट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स जो माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम, वो कितनी होती थी पहले? पहले तो वो 4 to 8 बिट्स होती थी। एक वर्ड होता था जो माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम पे प्रोसेस करता था। अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशंस, अभी जो इंटीग्रेशंस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम साइज हो गया है बिट्स का वो हो गया है 64 बिट्स। मेमोरी साइज, मेमोरी साइज क्या होता है? वर्ड साइज जो अभी हमने देखा वो बहुत छोटा था। अब मेमोरी साइज की बात करें तो रैम, जो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास होती है, वो पहले ओल्डर टाइम में मैक्सिमम साइज 4 MB होता था मैक्सिमम, जिसमें हम 4 to 8 बिट्स कवर करते थे। लेकिन अब जो है वर्ड साइज इंक्रीज हुआ 64 बिट्स तक, तो उसके साथ साथ मेमोरी साइज भी इंक्रीज हो गया 16 एक्साबाइट्स। एक्साबाइट्स जो है वो बिगर यूनिट है मेमोरी साइज की।
बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। क्लॉक स्पीड क्या होता है? कंप्यूटर में एक इंटरनल क्लॉक होती है, वो ये मेजर करती है कि पर सेकंड हम कितने नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस और प्रोसेसेस कंप्लीट कर रहे हैं। पहले तो ये हर्ट्ज में मेजर्ड होता था, क्योंकि पहले के टाइम में जो हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड थी वो बहुत स्लो थी। जैसे जैसे इंटीग्रेशंस होते गए, एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज होती गई, उसके साथ जो हमारी क्लॉक स्पीड थी हर्ट्ज में मेजर होती थी, वो अब गीगा हर्ट्ज में मेजर होती है। तो ये सारी चीज़ वो थी जो हमने देखा कि पहले के टाइम में जब हमारे पास एग्जीक्यूशन स्पीड कम थी तो उनकी यूनिट्स का नंबर था वो भी कम था, और करंट सिनेरियो में एक्सपोनेंशियली यूनिट्स का जो नंबर है वो किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। टॉकिंग अबाउट कोर। कोर क्या होता है? कोर एक बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम पे सीपीयू कितने टास्क परफॉर्म कर सकता है, कितने नंबर ऑफ टास्क। जो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था उसमें हम सिंगल टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते थे। जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक हम कोई दूसरा टास्क असाइन नहीं कर पाते थे। अब क्या होता है, हम मल्टीपल टास्क एक टाइम पे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल ही ले लें, आप अपने लैपटॉप पे एक साइड मूवी भी चला रहे हैं, दूसरी साइड आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट भी खोला हुआ है, आपकी पीडीएफ भी खुली हुई है, और आप सर्टेन प्रोसेसेस रन कर रहे हैं एक सिंगल टाइम पे। तो ये सब जो है हमारे सीपीयू का इनहांस्ड वर्जन है, जिसमें हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड और मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। नाउ कमिंग टू माइक्रो कंट्रोलर्स। माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर्स एक स्मॉल कंप्यूटिंग यूनिट होती है, एक यूनिट होती है जिसपे सीपीयू और अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक रैम, रोम, अदर और जो पेरिफेरल्स होते हैं लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइस के ड्राइवर्स, वो सब एक जगह कंबाइन होते हैं। तो उस पर्टिकुलर यूनिट को हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्पेस बहुत छोटा होता है, लाइक सीपीयू भी बहुत छोटा होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ हम वहाँ पे हमारी रैम, रोम, अदर पेरिफेरल्स, मेमोरी सब एक जगह कंबाइंड होते हैं। तो इसलिए हम उसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, और वहीं से सारा कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल एग्जीक्यूशंस परफॉर्म होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए भी बनाए जाते हैं, लाइक आप कोई टास्क आपको बार बार परफॉर्म करना है, तो माइक्रो कंट्रोलर्स में अगर आप उसके इंस्ट्रक्शंस दे दोगे तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको एक ऐसा प्रोग्राम बना के देंगे कि आपको उस प्रोग्राम को एक बार जाके गो थ्रू करना है और स्टार्ट ऑन करना है। आपके एग्जीक्यूशंस मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यूसली होते रहेंगे जब तक आप चाहेंगे, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू। नाउ टॉकिंग अबाउट डेटा इन इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है जो उसे इनपुट में मिलता है। वो कुछ कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ लाइक आप कोई प्रोग्राम भी रन कर रहे हो, आप कुछ और भी रन कर रहे हो, कि आपने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रोग्राम के बाद आप कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आप वर्ड चला रहे हो, वीडियोस चला रहे हो, मूवीज देख रहे हो कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसको एज अ डेटा कंसिडर करेगा। कंप्यूटर के लिए हर चीज़ डेटा होती है और इंफॉर्मेशन होती है। एज मेंशन यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम कंसिडर्स एवरीथिंग एज डेटा, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, पिक्चर्स हो, सॉन्ग्स हो, वीडियोस हो, वो सब चीज़ को डेटा कंसिडर करता है, जिससे कि उस डेटा को वो प्रोसेस करे और मीनिंगफुल फॉर्मेट में एज अ आउटपुट प्रोवाइड कर सके। अब हम देखेंगे डेटा के टाइप्स क्या होते हैं। लाइक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा के टाइप्स मल्टीपल होते हैं। कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ हैशटैग एक्सेट्रा, और डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। वीडियोस में ले लें तो पिक्सेल्स की फॉर्म में होता है, इमेजेस रेड, ग्रीन, ब्लू पिक्सेल्स भी होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स में डेटा होता है। बट इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा इज ओनली 0 एंड इन 1 फॉर्मेट। कंप्यूटर के फॉर्म में जो भी डेटा आपके पास होगा वो 0 के फॉर्म में होगा या फिर 1 के फॉर्म में होगा। अब जो हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को, वो कितने टाइप्स का होता है ये बात करेंगे।
कंप्यूटर जो हमसे डेटा ले रहा है उसने सारे इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम सब कुछ को डेटा कंसिडर किया। अब हम जो डेटा कंप्यूटर को देंगे वो कितने फॉर्म्स का होगा? फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेकंड अनस्ट्रक्चर्ड एंड थर्ड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। तीनों का डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? हमें नेम से ही पता चल रहा है कि जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हो। स्ट्रक्चर क्या हो गया? किसी चीज का हिंदी में कहें तो ढांचा, वो प्रॉपर वेल फॉर्मेट में है, उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसको हम स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। ये डेटा टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ये इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू प्रोसेस होगा, इसलिए हम इस डेटा को स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होती। लाइक ये टेबल में रोल नंबर्स मेंशन्ड है, नेम्स मेंशन्ड है, मंथ एंड अटेंडेंस, सब कुछ एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में है, कोई भी कंफ्यूजन का सोर्स है ही नहीं। तो ऐसे डेटा को जो टेबुलर फॉर्म में है, वेल डिफाइंड है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस है, उसको हम स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, जिसका कोई फॉर्मेट के अलावा टेबुलर फॉर्म में नहीं होता, उल्टा सीधा डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपने एक लिस्ट बनाई वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स की लिस्ट में आपने वेजिटेबल्स के नाम भी ऐड करे हैं, आपने फ्रूट्स के नाम भी ऐड करे हैं, आपने स्पाइसेस के नेम भी ऐड करे हैं। तो ये डेटा जो हुआ उसमें हमारा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, हम उसको किसी बेस पे कैटेगराइज कर ही नहीं सकते। इस डेटा को हम कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नाउ टॉकिंग अबाउट सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है कि इसका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, इस डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसके अंदर इंटरनल मार्किंग्स होती हैं जिससे हम डेटा को एक पर्टिकुलर लेवल तक कैटेगराइज कर सकते हैं। पर्टिकुलर लेवल तक कैटेगराइज करने का मीनिंग आप यहाँ पे समझ लीजिए। लाइक आपके पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की, उसमें सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल स्टूडेंट्स की लिस्ट है, क्लास 1 2 3 4 टिल 12th क्लास, सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स की लिस्ट है और आपको उस डेटा को कैटेगराइज करना है। लेकिन आपको जब उस डेटा को कैटेगराइज करना है तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करना है। लाइक ये स्टूडेंट जो हमारे स्कूल में हाउसेज होते हैं, ये स्टूडेंट ब्लू हाउस का है, ये स्टूडेंट येलो हाउस का है, ये स्टूडेंट ग्रीन हाउस का है। वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन तो मेंशन्ड है कि येलो हाउस के स्टूडेंट में सारे येलो हाउस के स्टूडेंट्स के नेम है, ग्रीन हाउस वाले के में ग्रीन हाउस के स्टूडेंट्स के नेम है, ये सब तो मेंशन्ड है। लेकिन स्टूडेंट्स के नेम एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, सॉर्टेड नहीं है। क्लास 1 के स्टूडेंट का नेम आ गया, उसके बाद सीधे क्लास 12th का आ गया, देन 7th का आ गया, 8th का आ गया, साइमल्टेनियसली। तो ऐसे डेटा को हम सेमी स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं, जिसका कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है लेकिन इंटरनल मार्किंग्स के फॉर्मेट में वो कैटेगराइज्ड है। Now moving to the next topic, that is data capturing, storage and retrieval. डेटा कैप्चरिंग, आज के टाइम में डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल इतना नॉर्मल हो गया है डे टू डे लाइफ में। आप लोग को डे टू डे लाइफ में आप लोग डेली से यूज करते हैं, बट ऐसा लगेगा कि दिस इज समथिंग न्यू जो हम पढ़ रहे हैं। डेटा कैप्चरिंग क्या होता है? डेटा को कैप्चर करना मतलब डेटा को कहीं किसी सोर्स से इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, क्या होता है डेटा कैप्चरिंग। सबसे पहले हम अलग अलग सोर्सेस से जो डेटा कलेक्ट करेंगे, कैप्चर करेंगे, उसको कहेंगे हम डेटा कैप्चरिंग। वो डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में होगा, अलग अलग टाइप का डेटा होगा, वो होता है डेटा कैप्चरिंग। देन डेटा स्टोरेज क्या होता है? और जो डेटा कैप्चरिंग के डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कीबोर्ड, माउस, बारकोड। शॉपिंग आउटलेट्स में लाइक हम स्कैनर यूज करते हैं, तो वो भी इन द एक फॉर्मेट ही होता है डेटा कैप्चरिंग का। डेटा स्टोरेज की बात करें तो डेटा स्टोरेज एक प्रोसेस है डेटा को अपनी स्टोरेज में फॉर परमानेंट एंड फ्यूचर यूज स्टोर करना, जिसे हम कहते हैं परमानेंट स्टोरेज, लाइक रीड ओनली मेमोरी, और सेकेंडरी स्टोरेज जिसे हम कहेंगे वो होता है डेटा स्टोरेज। डेटा रिट्रीवल, लाइक आपने कोई डेटा फेच किया, आपके पास कोई डेटा स्टोर था, बट कोइंसिडेंटली और अनफॉर्चुनेटली आपका वो डेटा डिलीट हो चुका है। डेटा इंपॉर्टेंट था, आपको वो डेटा बैक अपने पास वापस चाहिए, तो उस डेटा को रिट्रीव करने का जो प्रोसेस होता है, उस डेटा को कवर अप और रिकवर करने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं डेटा रिट्रीवल।
अब बात करते हैं डेटा डिलीशन एंड रिकवरी की। डेटा डिलीशन एंड रिकवरी हमें खुद से ही समझ में आ रहा है कि डेटा डिलीट हुआ, उसके बाद हमें डेटा रिकवर करना है। डेटा डिलीट होने के मल्टीपल कोइंसिडेंसेस बनते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट तो ये बनता है कि आपसे डेटा गलती से डिलीट हुआ, तो उस डेटा को हम रिकवर कर सकते हैं अगर वो डेटा परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है और उसकी जो प्लेस है वो दूसरे डेटा ने होल्ड नहीं की है इनसाइड द मेमोरी, तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। क्योंकि जब डेटा डिलीट होता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन और एड्रेसेस होते हैं बिट्स लेवल पे वो भी चेंज होते हैं। उस फॉर्म में तो जब डेटा कोइंसिडेंटली डिलीट हुआ है और उसकी प्लेस दूसरे ने कवर अप नहीं की है तो आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा किसी ने जानबूझ के डिलीट किया है, आपने जान के डेटा डिलीट किया है कि आपको ये डेटा डिलीट करने ही है, एंड आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज होता है कि ये डेटा तो मुझे वापस चाहिए बिकॉज ये डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आप उस डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं और उस डेटा का जो एड्रेस था बिट लेवल पे डिलीट होने से पहले वो किसी और डेटा ने कवर कर लिया मेमोरी में, तो उस डेटा को रिट्रीव करना एक बहुत इम्पॉसिबल टास्क होता है। बट आजकल फीचर्स ऐसे आ रहे हैं कि आप डेटा इजीली रिकवर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। बाकी आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नाउ टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ में एक्चुअली ये पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जब कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है तो हार्डवेयर क्या था हमारे पास, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब वो कंपोनेंट्स जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो तो थे हमारे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर फंक्शन करते हैं, हार्डवेयर का अलग ही काम होता है। अब हार्डवेयर फंक्शन तो करता है लेकिन हार्डवेयर फंक्शन करता कैसे है ये भी तो किसी बात पे डिपेंड करता है। तो कॉम्बिनेशन जो हमने कहा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर सिस्टम को, उसका मतलब ही यही है कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर इज यूजलेस। हार्डवेयर को यूजफुल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इज मैंडेटरी। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। कहते हैं ना, ये वो दो पहिए हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी पुरानी कहावत है कि ये दो पहिए हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता और इन एक अगर ये अलग हो गए तो ये आगे चल नहीं पाएंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी यही सिनेरियो है कि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर तो प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूशंस करता है, लेकिन उससे एग्जीक्यूशन कराता कौन है? उससे एग्जीक्यूशन कराता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शंस देता है और उन इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर परफॉर्म करता है एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा कंपोनेंट है जिसे हम टच नहीं कर सकते, ना ही अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर कोड कह लीजिए, जो कंप्यूटर को एग्जीक्यूशंस टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। सॉफ्टवेयर का नीड ही यही होता है कि वो हार्डवेयर को यूजफुल बनाए और ऑपरेशनल बनाए। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर इज नॉट ऑपरेशनल। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर होते कितने टाइप्स के हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है प्रोग्रामिंग टूल्स और तीसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब नाम से हमें कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। लाइक आप सबने देखा होगा कि जब आप लोग अपने क्लास में किसी फ्रेंड ने लैपटॉप लिया या फिर फ़ोन लिया तो सब उससे पूछते हैं भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, पूछते हैं। कोई कहता है मेरे पास मैक है, कोई कहता है मेरे पास विंडो है, मेरे पास विंडो का ये वाला वर्जन है, विंडो 7 है, विंडो 11 है, लाइक दैट। तो विंडो 7, विंडो 11, मैकबुक, ये सब होता क्या है? iOS क्या होता है? ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर।
ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की बेसिक फंक्शनैलिटीज को रन कराते हैं, जिनके बिना सिस्टम इज नॉट अ सिस्टम, इनके बिना अगर सिस्टम चल ही नहीं सकता है। ये बेसिक फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कराएंगे, रन कराएंगे, इनका काम ही बेसिक फंक्शनैलिटीज को रन कराना है। लाइक बिना विंडो के आप लैपटॉप चला लेंगे? नहीं। बिना विंडो के आप कोई सिस्टम चला लेंगे? नहीं। तो विंडोज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैंडेटरी हैं, रिक्वायर्ड हैं बेसिक फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल्स होते हैं इनके, सिस्टम की यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, सिस्टम कैसे वर्क करेगा, ये सब इनका वर्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने देख लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेट करता है कंप्यूटर को। सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती हैं कि सिस्टम यूटिलिटीज़ ये होती हैं कि सिस्टम को मेंटेन करना, कॉन्फ़िगर करना कि कोई वायरस तो नहीं आ गया, अगर आ रहा है तो फिर प्रॉपर नोटिफिकेशंस ओनर को प्रोवाइड करना जो भी उस सिस्टम का है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर्स में हम इस चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल ड्राइवर्स लाइक इनपुट और आउटपुट डिवाइस हमसे अटैच हो रहा है या फिर कनेक्ट हो रहा है तो उसका एग्जीक्यूशन, उसके इंस्ट्रक्शंस उसे प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं, वो हार्मफुल तो नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें जो आती हैं वो डिवाइस ड्राइवर्स में आती हैं। टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग टूल्स, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स का सेकेंड पार्ट था। प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं? आजकल जो है ट्रेंड में है कि मैं तो बीटेक करूँगा, सीएस से करूँगा, आईआईटी से करूँगा, प्रोग्रामर बनना है मुझे, एथिकल हैकर बनना है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है। सब सोचते तो हैं, लेकिन सबको पता है कि वहाँ जाके, सबको ये भी पता है कि वहाँ जाके प्रोग्रामिंग करनी होती है। मस्त लैपटॉप खोलेंगे, वीएस कोड पे प्रोग्राम लिखेंगे, मज़ा आएगा, कोडर बनेंगे। तो प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग टूल्स वो टूल्स होते हैं जो प्रोग्राम को राइट करने में यूज़ होते हैं। टेक्स्ट एडिटर हो गया हमारा, ट्रांसलेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सारे वो टूल्स हैं जो प्रोग्राम्स को बनाने में, लिखने में और एग्जीक्यूट कराने तक जितने टूल्स यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोग्रामिंग टूल्स कहते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग टूल्स किस किस चीज़ पे यूज़ होते हैं? ऑब्वियसली जब हम प्रोग्रामिंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है? प्रोग्राम लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब जो इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम क्या होता है? पहली बात तो ये, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर फंक्शनिंग अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट्स। प्रोग्राम हमने कंप्यूटर को दे दिया, प्रोग्राम हम लिखेंगे किसमें? कंप्यूटर को तो 0 1 समझ में आता है। अब हम प्रोग्राम लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। पहले जो बैरियर्स थे उसमें हम यूज करते थे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या करती थी? हम 0 1 के कॉम्बिनेशन से प्रोग्राम्स लिखते थे और उसमें कुछ वर्ड्स भी हम यूज करते थे असेंबली लैंग्वेज में, जो असेंबली लैंग्वेज से फिर कन्वर्ट होती थी मशीन लैंग्वेज में, जो मशीन मतलब हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था 0 और 1 के फॉर्म में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये था कि आपने अपने एंड से कोई भी प्रोग्राम 0 1 में 0 1 की हेल्प से कोई और वर्ड यूज करके लिखा, मैंने वही प्रोग्राम 0 और 1 की हेल्प से कोई और वर्ड यूज करके लिखा अपने कंप्यूटर में। आपका कंप्यूटर का जो उसे इंटरप्रेट कर रहा है वो अलग इंटरप्रेट कर रहा है, मेरा कंप्यूटर उसे अलग इंटरप्रेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन थी ही नहीं जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए एक नया इन्वेंशन होता है जिसे कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं लाइक C++, जावा, पाइथन, ये सब तो ट्रेंडिंग है, आप लोगों ने सुनी होगी। इन लैंग्वेजेस को हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, आप प्रोग्राम लिखोगे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हो, फिर ये प्रोग्राम कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। मशीन कोड में कन्वर्ट होगा जिस मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में अंडरस्टैंड करेगा। तो राइट नाउ जो हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं प्रोग्रामिंग्स के लिए वो होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस आपने समझ लिया। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में कोड कन्वर्ट हो रहा है। अब जो कोड कन्वर्ट हो रहा है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है वो होता है सोर्स कोड, और जो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ
कोड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं उसे। तो जो सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। लाइक आप किसी फॉरेन कंट्री जाते हैं, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, आप कोई ट्रांसलेटर हायर करोगे तभी तो आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। पता चले आप हिंदी में बात कर रहे हो, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ना आपको कुछ समझ में आ रहा है ना उन्हें कुछ समझ में आ रहा है, तो उस बैरियर को कम अप करने के लिए आप ट्रांसलेटर हायर करोगे। तो यही काम यहाँ पे होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा। जब कंप्यूटर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेगा तो वो उस पर वर्क करेगा अकॉर्डिंगली एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ये काम होता है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 टाइप के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब मैं डिफरेंस भी बता देती हूँ असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर क्या करता है, जो आपका प्रोग्राम होता है उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, करता तो वो भी कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज में ही है, लेकिन उसको वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। बाकी कंपाइलर और असेंबलर जो हमारे पास होते हैं वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करें प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स तो आप लोगों ने ऊपर देख ही ले कि जो भी टूल्स प्रोग्रामिंग के टाइम पे यूज होते हैं, वेदर इट इज अ टेक्स्ट एडिटर और ट्रांसलेटर टूल्स जो भी हैं, वो सब प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोगों ने देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम की बेसिक फंक्शनैलिटीज को रन करने में यूज होता है। और यहाँ पे हम इसको रिसोर्स मैनेजर भी कहेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सीपीयू वर्क करता है सिस्टम में, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करता है। तो वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है, डिवाइस ड्राइवर्स को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, बहुत सारे काम करता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करे, बिल्ड करे और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यूजर जब इंटरैक्ट कर रहा है तो वो एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करे जिससे कि यूजर को इंटरैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यूज़र, मान लीजिए आपने कोई डेटा मुझे प्रोवाइड किया और मेरे पास कोई ऐसा इंटरफेस है ही नहीं, मैं कंप्यूटर हूँ, आप यूज़र हैं, आपने मुझे डेटा प्रोवाइड किया, मेरे पास कोई ऐसा इंटरफेस है ही नहीं जिससे कि मैं आपके उस डेटा को अपने तक पहुँचा के उसे इंटरप्रेट कर सकूँ। तो आपका डेटा इनपुट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब मैं उसे प्रोसेस ही नहीं कर सकती तो आपका डेटा जो आपने इनपुट किया वो तो वेस्ट चला गया। तो इसलिए हम एक ऐसा इंटरफेस यूज करते हैं जिससे कि जो डेटा आप इनपुट से आ रहा है उसे हम प्रोसेस कर सकें और कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करके एज पर द इंस्ट्रक्शंस वापस रिजल्ट और आउटपुट प्रोवाइड कर सके। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है कि इंटरफेस यूजर को प्रोवाइड करना ताकि वो कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सके। अब यूजर इंटरफेस प्रोवाइड हो गया, अब यूजर इंटरफेस की बात आ गई कि यूजर इंटरफेस कितने टाइप के होते हैं। यूजर इंटरफेस टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका कमेंट बेस्ड, सेकंड इज ग्राफिकल यूजर, थर्ड इज टच बेस्ड, फोर्थ इज वॉइस बेस्ड और फिफ्थ इज गेस्चर बेस्ड। कमेंट बेस्ड क्या होता है, कमेंट बेस्ड इंटरफेस जो होता है वो कमांड्स प्रोवाइड करता है। यूज़र कमांड्स प्रोवाइड करता है, कमांड्स के हेल्प से हम जो एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस होता है किसी पर्टिकुलर टास्क का उसको परफॉर्म करते हैं। लाइक MS DOS और यूनिक्स में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कमांड्स मिलेंगी। लाइक विंडोज़ में एग्जांपल ले लीजिए, आपने कोई कमांड दे दिया Ctrl+C फॉर कॉपिंग एनी डॉक्यूमेंट, तो ये क्या है, एक कमांड हो गया यूजर की साइड से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस कमांड को रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंगली। देन बात करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कंप्यूटर ने 0 और 1 की फॉर्म में डेटा अंडरस्टैंड कर लिया, उसको समझ आ गया, आपने अब उसे कोई और डेटा दिया वीडियोस और इमेजेस के फॉर्म में। अब वीडियोस और इमेजेस को वो कैसे 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा,
आपने अपनी इमेज दे दी, अब क्या वो आपकी इमेज को, आपके बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करके 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा? आपकी आंखों को उसने 0 कर दिया, आपके कानों को 1 कर दिया, अब ऐसा तो कंप्यूटर करेगा नहीं। कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट करेगा जहाँ पे हमारे वीडियोस और इमेजेस के लिए एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा जिससे कंप्यूटर उन इनपुट्स को अंडरस्टैंड करेगा और अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेगा, जिस इंटरफेस को हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टच बेस्ड इंटरफेस कौन से होते हैं? टच बेस्ड इंटरफेस वो होते हैं जिन डिवाइसेस को या कंपोनेंट्स को हम टच करें और वो कमांड्स जो हैं हमारे कंप्यूटर तक पहुंच पाए। लाइक टच स्क्रीन फोन्स आजकल हम यूज़ करते हैं, हम एक ऐप पे क्लिक करते हैं और वो ऐप खुल जाता है, तो वो एक इंटरफेस है टच बेस्ड, जो हमने टच किया और उसके अकॉर्डिंगली वो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करने लगा। आजकल तो लैपटॉप भी टच वाले आ रहे हैं, तो वो भी अकॉर्डिंगली इसी सिनेरियो पे वर्क करते हैं। वॉइस बेस्ड इंटरफेस होता है कि आप अपना वॉइस एज अ इनपुट दो और कंप्यूटर उसको अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेगा। सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जेस्चर बेस्ड इंटरफेस एक नए टाइप का इंटरफेस है जिसमें जो लोग कैपेबल नहीं होते, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, डेफ होते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल टाइप डेवलप किया गया है। स्पेसिफिकली ये मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, अभी इतना ट्रेंडिंग में नहीं है, तो टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुई। इसमें हम जेस्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जेस्चर्स की हेल्प से कंप्यूटर हमारी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। आगे बात करें फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस पढ़ लिए, अब फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले कि एक टाइम पे कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है, उसके बाद कौन सा दूसरा प्रोसेस रन करेगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस रन करेगा, कौन से प्रोसेस को होल्ड पे डालना है, कौन से प्रोसेस को उसकी जगह देनी है, कितने प्रोसेस एक साथ काम करेंगे, इस सब को मैनेज करना होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, जो सीपीयू करता है। सीपीयू मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब सारे प्रोसेसेस को मैनेज करता है तो उसे कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। मल्टीपल टास्क कम टाइम में कैसे कंप्लीट हो पाए, कम एग्जीक्यूशन टाइम हो, ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे हो, तो ये सब मैनेज करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी में हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की स्पेसिफिकली। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। मेमोरी की बात जब करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी आएगी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि आपने आपने मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी इनपुट आपने दिया, जब सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा तो जो डेटा हमारा होगा वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करेगा और प्राइमरी मेमोरी से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो फेच करेगा। तो प्राइमरी मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर है, कब कौन से डेटा की ज़रूरत है, किस टाइम पे कौन सा डेटा स्टोर करना है, किस टाइम पे कौन सा डेटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, ये सब हमारा आता है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कवर करता है। फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सब होती है सेकेंडरी मेमोरी की बात। इसमें क्या होता है कि डेटा, प्रोग्राम्स, फाइल्स अच्छे से स्टोर हैं उसमें, कहीं वो टेम्परेरी स्टोर तो नहीं है, उनका परमानेंट स्टोरेज है, फाइल्स डिलीट तो नहीं हुई हैं, अपडेशन किस में होना है, ये सारा आएगा हमारा फाइल मैनेजमेंट में, जो कि परमानेंट स्टोरेज कवर करता है। डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो सीपीयू देखता है, लाइक सीपीयू मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि कौन से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस अभी हमारे पास है, कौन से इनपुट डिवाइस को कब वर्क करना है, कौन से आउटपुट डिवाइस को कब वर्क करना है, कौन सा डिवाइस पहले वर्क करेगा, कौन सा बाद में वर्क करेगा, किसको जो रिसोर्सेज हैं पहले एलोकेट होंगे, किसको बाद में एलोकेट होंगे, ये सारी चीज़ जो कवर होंगी वो होंगी हमारे डिवाइस मैनेजमेंट में। तो स्टूडेंट्स, ये तो था चैप्टर 1 का पार्ट 2 जो आज हमने कंप्लीट किया। तो चलिए क्विक रिवीजन ले लेते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्विक रिवीजन में सबसे पहले हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, स्मॉल चिप ऑफ सीपीयू जिसमें सारे एग्जीक्यूशंस होते हैं, और इसके इंटीग्रेशंस हमने पढ़े थे लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल एंड सुपर लार्ज स्केल। उसके बाद हमने देखा माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक स्पेस होती है जहाँ पे सीपीयू, डिवाइस ड्राइवर्स, रैम, रोम सब एक जगह कंबाइंड होता है। डेटा क्या होता है? कंप्यूटर जो है सारे इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम, इमेज, वीडियो सबको डेटा कंसिडर करता है। डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड।
आफ्टर दैट डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल क्या होता है? डेटा कैप्चर करना मतलब डेटा इकट्ठा करना, स्टोरेज मतलब डेटा को स्टोर करना, रिट्रीवल डिलीटेड डेटा को रिट्रीव करना और रिकवर करना। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। उसके बाद हमने पढ़ा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होता है? जो लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ ही लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस कितने होते हैं? कमांड बेस्ड जिसमें हम कोई कमांड देते हैं, ग्राफिकल यूजर बेस्ड जिसमें विजुअलाइजेशंस प्रोवाइड होती हैं, टच बेस्ड जिसमें हम टच स्क्रीन की हेल्प से कमांड देते हैं, वॉइस बेस्ड जिसमें वॉइस एज अ इनपुट काम करती है, और जेस्चर बेस्ड क्योंकि जेस्चर्स फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? प्रोसेसेस को मैनेज करता है कि प्रोसेसेस कब कहाँ कैसे कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम निकाल सकते हैं, टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद मेमोरी को मैनेज करता है कि रैम जो है हमारी वो इफ़ेक्टिवली वर्क करे और रैम की वजह से हमारे सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो इंक्रीज़ ना हो। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? स्टोरेज को हम कैसे मैनेज करेंगे, सारे फाइल्स हमारे अपडेटेड हैं, कोई डिलीट तो नहीं हुई है, सारे फाइल्स अप टू द एड्रेस मार्क बाय द यूज़र हैं कि नहीं। डिवाइस मैनेजमेंट में कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में देखेंगे। तो आज तो हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इट मीन्स हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम, क्लास 1 का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगा चैप्टर 2 एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आफ्टर दैट आपकी क्लासेस का शेड्यूल आपके साथ शेयर हो ही चुका है। कल की क्लास आपकी सेकेंड चैप्टर की है। सैटरडे को आपकी लाइव क्लास है जिसके टाइमिंग्स आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपके PYQs कंप्लीट कराए जाएंगे और उसके साथ साथ PYQs के साथ साथ आपकी जो है जितने भी डाउट्स होंगे वो कवर अप किए जाएंगे। और आपका चैप्टर तो यहाँ ख़त्म हो गया है, तब तक ठीक है, चैप्टर को पढ़िए, जो भी डाउट्स हैं कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।